बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में डेंगू का कहर, 7 दिनों में मिले 2000 से ज्यादा मरीज। पटना में हालात नाजुक। तेजस्वी यादव को सीएम बना दे नीतीश कुमार, साथ रहे मंत्री ने आधार बताते हुए मुख्यमंत्री को दी सलाह। डीएम के मुंह पर थूक दीजिए, फूल नहीं जूते की माला पहनाइए, नहीं कुछ तो ठेंगा दिखाइए। आरजेडी विधायक ने समर्थकों को गांधीवादी तरीका बताया। आदेश की नाफरमानी करने वाले बिहार के 3500 स्कूलों पर होगी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटा के पाठक का शिक्षा विभाग। 50,000 छात्रों के लिए बुरी खबर, स्कूलों से काटा जाएगा नाम, यह है मुख्य वजह। आगे आपको बताएंगे विस्तार से। राकेश टिकट बढ़ाएंगे, नीतीश की टेंशन। पटना में ट्रैक्टर जुलूस की चेतावनी दी, कहा पीएम बनना है तो करे ये काम। मनीष कश्यप की पीएम मोदी और राष्ट्रपति से अपील, कहा दूसरे राज्यों में ट्रांसफर हो मेरा केस, बिहार में नहीं मिलेगा इंसाफ। नीतीश कुमार ने कलम से बदली बिहार की तकदीर और तस्वीर, अब बदलेंगे देश की तकदीर और तस्वीर। जेडीयू के छोटू सिंह ने कह दी बड़ी बात। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए खुशखबरी, दुर्गा पूजा से पहले मिलेगा स्कॉलरशिप राशि, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। बीएड डिग्रीधारियों को मिलेगा मौका, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहार में ठंड इस बार चौंकाएगी, मौसम विभाग ने बताया कब होगी एंट्री, जाने उमस से कब मिलेगी राहत। सीमांचल कोसी के सहरसा में तेजस्वी यादव को देखने उमड़े भीड़, चांदी के मुकुट से स्वागत, बरसाए गए फूल। बिहार शिक्षा विभाग विद्यालय से वंचित बच्चों को करेगी चिन्हित, जाने मतदाता सूची की सहायता से कैसे होगा सर्वे। लोकसभा चुनाव में बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किल, निषाद पार्टी ने फिर दोहराई अपनी बात, अब 37 सीटों पर किया दावा। नीतीश को किसका डर, सोशल मीडिया पर नहीं लाइव होगा जनता दरबार कार्यक्रम, जाने क्या है वजह, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार के मधुबनी में बहुत बड़ी डकैती, 50 डकैतों ने व्यापारी के घर से करोड़ों लूटा, एनकाउंटर में 2 पुलिस जवान घायल। यात्री ध्यान दे, अनजान से मेल जोल पड़ सकता है महंगा, यूपी के स्टेशन पर खाया बिस्कुट, बिहार के अस्पताल में खुली आंख। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को कोसी सीमांचल पहुंचे, जब बिहार के सहरसा में युवा राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यक्रम में युवा राजद जिला अध्यक्ष नवीन यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का चांदी के मुकुट से जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि बिहार के सहरसा में युवा राजद के प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित हो रही है। जब बैठक में युवा राजद के जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। जब बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव पर विशेष चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव रास्ते में जहां एक और हजारों की संख्या में प्रमंडल के आंगनबाड़ी सेविका अपनी मांगों को लेकर के कतारबद्ध होकर के मांग कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दर्जनों जेसीबी में ऊपर चढ़ करके उत्साहित युवा उन पर फूल बरसाते रहे। वहीं पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं। जब मेक इन इंडिया का नारा देने वाले प्रधानमंत्री इंडिया नाम से भी अब कतराते हैं। बड़ी ताकत एकजुट हुई तो प्रधानमंत्री को डर लगना शुरू हो गया है। भाजपा बिहार से सबसे ज्यादा डरती है, खास करके लालू यादव से उन्हें डर लगता है, जिस कारण उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री को अब बिहार की जनता से, आम लोगों से परेशानी होने लगी है। क्या उन्हें ये नहीं लगता है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर सरकार को अपनी बातें रखनी चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बात क्या है जो हम इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जनता दरबार बुलाया था और अनुमान इस जनता दरबार का लाइव प्रसारण विभिन्न सोशल मीडिया साइट पर करवाया जाता है। अब नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि जनता दरबार कार्यक्रम का लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 3 सप्ताह बाद जनता दरबार किया। इसको लेकर के सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई थी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस जनता दरबार कार्यक्रम का लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा। इसके पीछे की वजह पिछले दिनों जनता दरबार कार्यक्रम में आवाज नहीं आना भी बताया जा रहा है। जहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में लाइव प्रसारण को लेकर के मुख्यमंत्री आवास से अभी तक कोई भी लिंक नहीं दिया गया। लिहाजा इस कार्यक्रम के लाइव किए जाने को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है और कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार कार्यक्रम लाइव अब नहीं होगा। इसके पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि इस कार्यक्रम में कई सवालों से कई दफे सरकारी महकमे पर भी सवाल उठने लगे थे। ऐसे में अब सरकार ने यह फैसला किया है कि इस कार्यक्रम का आज लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में अब स्कूल से वंचित बच्चों को शिक्षा विभाग की ओर से चिन्हित किया जाएगा। साथ ही अब मतदाता सूची की मदद से इनका सर्वे होने जा रहा है। जहां शिक्षा विभाग कार्यालय की टीम अब वंचित बच्चों की पहचान करेगी। स्कूल के बाहर रहने वाले बच्चों का अब राज्य में डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। 6 से 14 और फिर 15 से 19 आयु वर्ग के बच्चों का राज्य में सर्वे होने जा रहा है। एचएम सर्वेक्षण की रणनीति बनाएंगे। साथ ही इस रणनीति को शिक्षकों को सौंपा जाएगा। 9 से 25 अक्टूबर तक होने वाले सर्वे में जिला स्तर पर कोर कमेटी को गठित किया जाएगा। राज्य में अब स्कूलों से वंचित बच्चों का नामांकन करा करके उन्हें सापेक्ष दक्षता दिलाई जाएगी। जहां इसलिए शिक्षा विभाग की ओर से कैलेंडर तैयार किया गया है। इस मामले में राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिकेय धनंजय ने डीओ अनिल कुमार को पत्र भेजा है और कार्रवाई करने को लेकर के निर्देश दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियों के लिए ये काफ़ी काम की जरूरी खबर है। खबर यह है कि राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है कि पहली से 12वीं तक के राज्य के 1.5 करोड़ से अधिक छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि का भुगतान 10 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की राशि भुगतान को लेकर के आदेश जारी किए जाएंगे। राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में सीधे भेजी जाएगी। दरअसल पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल और किशोरी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत राशि का भुगतान किया जाना है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं की सूची 30 सितंबर तक मेधा सॉफ्ट पर एंट्री करने को कहा था। इसी क्रम में प्रधानाध्यापक के स्तर से अप्रैल से सितंबर माह तक 75% उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं को चिन्हित करना था। जब विभाग ने यह साफ कर दिया है कि 75% हाजिरी जिन बच्चों की रहेगी उन्हें ही सरकार की लाभुक योजनाओं की राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं इस आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग ने यह तय कर लिया है कि पहले से 12वीं तक के कक्षा के राज्य की 1.5 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को पोशाक, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि का भुगतान 10 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। जहां शिक्षा विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जहां जिलों के द्वारा छात्र छात्राओं की सूची को अनुमोदित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे 10 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद राशि का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर के बड़ी जानकारी दी गई है। यह पिछले कुछ दिनों से बारिश जमकर के हुई और फिर अब जाकर के बिहार में लोगों को धूप के दर्शन हुए हैं। बिहार से दक्षिण पश्चिमी मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जब बिहार से मानसून कब लौटेगा और इसकी मौसमी दशाएं अभी कैसे है, इसकी भी जानकारी दी गई है। आपको बता दूं कि कल सोमवार को बिहार के कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश हुई है। जैसे सीमांचल के जिलों में, सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में हल्की फुल्की 4 बजे बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल बिहार के दक्षिण क्षेत्र के उच्चतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक हो गया है। वहीं बिहार में बारिश अभी और होगी या नहीं, इसे लेकर के मौसम विभाग ने जानकारी दी है, जबकि ठंड को लेकर के भी बड़ी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले बिहार में बारिश को लेकर के बात करते हैं कि बिहार में बारिश और होगी या नहीं। तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कल बुधवार से मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। इसकी मौसमी दशाएं लगातार
उपयुक्त होते जा रही है। यह पूर्वानुमान है कि उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और फिर दक्षिण पूर्व बिहार में छिटपुट बारिश के आसार हैं। 14 अक्टूबर के बीच भागलपुर में आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, या इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। वहीं पर आपको बता दें कि मानसून वापस लौट रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब खास बारिश की संभावना नहीं है। 1-2 दिनों तक मुजफ्फरपुर और फिर आसपास में बूंदाबूंदी हो सकती है। हालांकि जल्द ही उमस का सितम भी कम होने वाला है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि 15 अक्टूबर के बाद उमस में कमी आएगी, पारा का स्तर भी धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा। ऐसे में 10 दिनों के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा, खास करके रात के समय में ठंड का एहसास होगा। सोमवार के दिन हुई बारिश के बाद मंगलवार यानी कि आज मौसम की स्थिति सामान्य रही है। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भागलपुर समेत पूर्व बिहार, कोसी, सीमांचल और संथाल परगना से मानसून की वापसी की संभावना 10 अक्टूबर तक है। अगर बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर के हवा में कम दबाव से चक्रवाती सिस्टम बनता है तो फिर मानसून को लौटने में 1 सप्ताह का देरी हो सकता है। सामान्य रूप से सीमांचल, मिथिलांचल और आसपास के इलाके से मानसूनी हवाएं 10 से 11 अक्टूबर तक लौट जाती है। आपको बता दें कि इस बार जिले में मानसून का आगमन 8 दिन लेट से 20 जून को हुआ था। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कलम की ताकत से बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। अब वो इसी तरह कलम से ही देश की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, ये कहना है जदयू के वरिष्ठ नेता अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह का। जब उन्होंने रविवार को सीएम नीतीश कुमार का अभिवादन और फिर स्वागत कलम भेंट करने के बाद ये बातें कही है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार रविवार को छोटू सिंह के आवासीय परिसर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही छोटू सिंह सहित बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। छोटू सिंह ने बताया है कि सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने देवी सरस्वती पर चढ़ाया गया कलम उनकी जेब में खोस करके स्वागत किया, साथ ही उनका चुंदरी उड़ा करके अभिनंदन किया। इसी दौरान छोटू सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2005 से बिहार के विकास की नई तस्वीर खींची है। उन्होंने ये सब अपनी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शी और कुशल शासन से किया है। जब बिहार की तस्वीर को बदलने का ये खाका नीतीश कुमार ने कलम से खींचा है, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को कलम भेंट किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व का प्रतिफल है आज देश के राजनीतिक परिदृश्य में उनकी सोच को विभिन्न सियासी दलों ने स्वीकार किया है या स्वीकारा है। इसलिए वे चाहते हैं कि जैसे सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदली है, वैसे ही वे अब देश की तकदीर और तस्वीर बदलें। ये जदयू और बिहार के करोड़ों लोगों का ही भी मानना है। जब सीएम नीतीश कुमार को आधुनिक बिहार का आर्किटेक्ट बताते हुए छोटू सिंह ने कहा कि इसी वजह से आज बड़ी संख्या में लोग नीतीश कुमार का स्वागत करने जुटे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से अपने केस को बिहार और तमिलनाडु से बाहर किसी भी राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की है। या सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। हालांकि केडीबी लाइव ये इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जब वायरल वीडियो 22 सितंबर का बताया जा रहा है, जहां ये वही वीडियो है जिसमें मनीष कश्यप ने बिहार पुलिस पर कई सवाल उठाए थे। इस वीडियो में न्यायिक हिरासत के दौरान आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और फिर राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला था। दोस्तों, बात करते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत अपने 3 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं। किसानों के हित के सवाल पर उन्होंने बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार पर हमला बोला है। रविवार को दूसरे दिन उन्होंने भभुआ में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के किसानों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करे और कम कीमत पर अनाज खरीदने वाले विषयों के खिलाफ कार्रवाई करें। जहां ऐसा नहीं किया तो फिर पटना की सड़कों पर भी ट्रैक्टर चलाएंगे। उन्होंने नीतीश कुमार के सामने एक शर्त भी रख दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर किसानों को एमएसपी की गारंटी देते हैं तो फिर न सिर्फ उनकी मदद करेंगे बल्कि पीएम बनने के लिए उनके पक्ष में प्रचार भी करेंगे। जब किसान नेता राकेश टिकैत ने बिहार सरकार से भभुआ में एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए ली गई जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि पटना पहुंचने के बाद ही राकेश टिकैत ने कहा था कि किसानों को वर्तमान बाजार मूल्य पर जमीनों का मुआवजा देना होगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान अपना हक लेकर के रहेंगे, हर हाल में उनकी जमीनों की उचित कीमत मिलनी चाहिए। इससे पहले रोहतास में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार का मंदिर पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर सोना का बना होता है तो मंदिर के बाहर बैठने वाले लोग गरीब क्यों हैं।
इसी गरीबी को दूर करने के लिए बिहार में जातिगत सर्वे किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू करना होगा तो फिर वे कर देंगे। दरअसल कृषि मंत्री सर्वजित कुमार रविवार को मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान रिपोर्टर ने जातिगत जनगणना को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने इसे धार्मिक स्थल से जोड़ दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये कोई जातिगत जनगणना नहीं है, बल्कि मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांगने वाले गरीब लोगों का उत्थान करने के लिए किया गया सर्वे है। अगर उनके पास घर नहीं है तो इंदिरा आवास नहीं मिला है तो फिर हम मुख्यमंत्री आवास योजना लागू करेंगे। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने आगे कहा है कि देश में जितने मंदिर है उस मंदिर के बाहर देश के सबसे ज़्यादा गरीब लोग बैठते हैं, भिखारी बैठते हैं। जब मंदिर सोने का बना होता है और बाहर में गरीब भीख मांगते हैं, भगवान को मानने वाले को भी आवाज़ देंगे, इसमें गलत क्या है? हम गरीब के लिए काम करना चाहते हैं, इसका अर्थ का अनर्थ नहीं लगाया जाए। ये कोई भी जाति का जनगणना नहीं है। गरीब लोगों को चिन्हित किया जाए जिसका उत्थान किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि जाति आधारित गणना को लेकर के पूरे देश में जमकर के बयानबाजी हो रही है। जहां इस मुद्दे पर रविवार को आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि जाति आधारित गणना की लहर है, क्योंकि हर जाति अपने विकास के आंकड़े देखना चाहती है। इससे इनकार करने वाले लोग बेनकाब हो रहे हैं। बीजेपी अगर जाति गणना को लेकर के गुमनाम वोटिंग करती तो इसमें बीजेपी के सांसद वोट करेंगे तो परिणाम देख करके पीएम मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह चौंक जाएंगे। जहाँ उनकी पार्टी के लोग जो उनके समुदाय से आते हैं वह इस गणना को चाहते हैं। मनोज झा ने कहा है कि अनुप्रिया पटेल तो जातीय गणना के मुद्दे पर खुल करके बोल चुकी है। जब कई दिनों से कह रहा हूं कि पीएम मोदी को बिहार के आंकड़े को स्वीकार करना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मंच से बिहार में जातीय जनगणना सर्वे करने को लेकर के स्वागत किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनती है तो जातीय आधारित सर्वे कराएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि लालू तेजस्वी की पार्टी आरजेडी की विधायक ने अपने समर्थकों को समझाया है कि वे बिहार के बेलगाम अफसरों को कैसे ठीक करें। विधायक ने यह भी बताया है कि कौन सा तरीका अपनाने से उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और अफसर जलील भी हो जाएगा। जब विधायक बिहार के बेलगाम अफसरशाही से भारी नाराज हैं। राजद के विधायक ने कहा है कि वे जो तरीका बता रहे हैं वह गांधीवादी तरीका है। जब आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए अपने समर्थकों को समझाया है कि बगैर लाठी डंडे के कैसे बिहार के अधिकारियों को ठीक किया जा सकता है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि अधिकारियों को ठीक करने का आसान तरीका है, उनके मुंह पर थूक दो। कलेक्टर के मुंह पर 100 आदमी थूकेगा तो फिर कौन दफा लगा करके आपको जेल भेजेगा? कोई दफा लगेगा। सुधाकर सिंह ने अपने समर्थकों से कहा है कि वे अधिकारियों को फूल का माला क्यों पहनाते हैं? कलेक्टर और अधिकारियों के गले में फटा हुआ जूते का माला लटका दीजिए। जब कौन दफा लगेगा? कोई दफा नहीं लगेगा, कोई दफा नहीं लगने वाला है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि आज से फूल का माला पहनना बंद कर दीजिए और इनको फटे हुए जूतों का माला पहनाइए, साथ ही इनके मुंह पर थूक दीजिए। राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि वे गांधीवादी है, इसलिए विरोध का गांधीवादी तरीका बता रहे हैं। इसे लाठी डंडा चलाने की जरूरत नहीं है, जो कह रहे हैं वैसा करके देखिए। आखिरी में ये लोग इस्तीफा देकर के भाग जाएंगे। सिर फोड़िएगा तो फिर धारा 302 और 307 का केस हो जाएगा, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसे करके देखिए, कुछ नहीं होगा। सुधाकर सिंह ने अपने समर्थकों को दूसरा तरीका भी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सब भी अगर नहीं कर सकते तो फिर एक रास्ता है। चौक चौराहों पर जब अधिकारी आए तो फिर सब मिलकर के उसे अपने हाथ का अंगूठा यानी कि ठेंगा दिखा दीजिए। इस ठेंगा को दिखा दीजिए, इस पर कौन दफा लगेगा? कोई दफा नहीं लगेगा। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जब बिहार में जब राजद जदयू की सरकार बनी थी तो फिर सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया था, लेकिन सुधाकर सिंह ने बिहार में बेलगाम अफसरशाही और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए ही पद छोड़ दिया था। दोस्तों आपका इस बारे में क्या राय है? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा, आप ये बताइए कि सुधाकर सिंह जो बातें कह रहे हैं बिहार के अफसरों को लेकर के, क्या उनकी बात सही है? क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप ये भी बताइए कि बिहार में सच में अफसरशाही है, बिहार में सच में आम लोगों की नहीं सुना जाता है, आम लोगों का नहीं सुना जाता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ये दर्शाता है कि बिहार में क्या स्थिति है, बिहार में अफसरों की क्या स्थिति है। हमें भी इस बारे में पूरी तरीके से मालूम चल जाएगा, क्योंकि आप लोग पूरे बिहार की हैं। जब पूरे बिहार का रिपोर्ट अगर हमको आ जाएगा तो हमको भी मालूम चलेगा कि नहीं, ये पूरे बिहार में ऐसे ही स्थिति है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जातिगत जनगणना को लेकर के उनके पूर्व सहयोगियों ने ही मोर्चा खोल दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जातिगत सर्वे के आंकड़े को पूरी तरीके से जाली और फर्जी करार दिया है। इसी तरीके के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और फिर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी इस रिपोर्ट को राजनीतिक द्वेष से भरा हुआ बताया है और उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि उनके गाँव में कोई भी सर्वे करने आया ही नहीं है। जब पारस को भी उनके भतीजे चिराग पासवान के मुकाबले सीएम नीतीश कुमार का करीबी बताया जाता है। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट को लेकर के कहा है कि हम फर्जी आंकड़े के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जहां हमने फैसला किया है कि 11 अक्टूबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे और 14 अक्टूबर को पटना में गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च करेंगे और फिर गवर्नर को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमें लगता है कि सरकार ने जल्दबाजी में आने वाले चुनाव को देखते हुए यह आंकड़े जारी किए हैं, जहाँ इसका फोकस सिर्फ चुनाव और फिर राजनीतिक लाभ पर था और फिर जनता के लाभ से इस कोई भी मतलब नहीं था। यह आंकड़े पूरी तरीके से जाली है, फर्जी है, जहाँ घर में बैठ करके बनाया गया आंकड़ा है, लोगों के बीच जाकर के जुटाया गया आंकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे राज्य सरकार से मांग करेंगे कि जरूरत हो तो फिर लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए इसे फिर से कराएं। जब उन्होंने ये भी कहा है कि देश भर में सबसे पहले इस तरीके की जनगणना कराने का क्रेडिट लेने के लिए आनंद फानन में ये आंकड़े जारी कर दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक वर्चस्व जमाने के लिए राजनीतिक द्वेष से ये जाति सर्वे कराया है। ये पटना में सचिवालय में बैठ करके कराया गया सर्वे है, कहीं भी ग्राउंड में जाकर के लोगों से नहीं पूछा गया है। ये बस अपना राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जितिया पर्व पर अलग अलग जिलों में नदियों और तालाबों में नहाने गए 22 लोग डूब गए। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी है। उनका कहना है कि ये घटनाएं पिछले 24 घंटे में हुई है। इनमें अधिकतर घटनाएं जीवित पुर्वतिका पर्व के लिए स्नान के दौरान हुई है। जब प्रदेश के 9 जिलों में पिछले 24 घंटे में हुई इस घटनाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। यह त्योहार के दिन राज्य में लोगों के डूबने की घटनाओं में सबसे ज्यादा भोजपुर में लोग गई है, जान गई है लोगों की। भोजपुर जिले के बहियारा में सेल्फी के चक्कर में 5 लड़कियां सोन नदी में डूब गई। नदी के तट पर नहा रही घर की दूसरी महिलाओं ने जब शोर मचाया तो फिर स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे। तब तक काफी देर हो चुकी थी और फिर 5 नदी में डूब चुकी थी। जब डूबने से 5 लड़कियों की जान चली जा चुकी थी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार बोर्ड अगले साल होने वाले कक्षा 10वीं और फिर 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जल्द ही जारी करेगा। जो उम्मीद है कि नवंबर महीने तक परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया जाएगा। जब वही बिहार में बोर्ड की परीक्षा को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि बिहार के नवादा जिले में साल 2024 में होने वाले मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। जब बिहार बोर्ड के निर्देश पर तैयारी की कवायद तेज कर दी गई है। जहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। जहाँ फिलहाल परीक्षा फॉर्म भरने का काम स्कूलों में जारी है, जो इस माह की 12 तारीख तक चलेगा। यह परीक्षा में 4 माह से अधिक का समय बाकी है, जहां लिहाजा जिला शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं पर इंटर की सेटअप परीक्षा भी स्कूलों में बहुत पहले हो चुकी है। जो विद्यार्थी सेटअप परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं उन्हें बिहार बोर्ड की परीक्षा में भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये निर्णय बोर्ड की ओर से लिया गया है। परीक्षा फॉर्म भरने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पटना, बक्सर समेत बिहार के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खबर के अनुसार इस योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा किया जाता है। अगर किसी कारण से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो फिर सरकार के द्वारा इसके लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसीलिए किसान जल्द से जल्द आवेदन करें। आपको बता दूं कि इस योजना के माध्यम से फसलों के लिए 20% नुकसान पर किसानों को 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा, जबकि 20% से अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाएगा। जहां ये पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है, जिससे आपको कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपके अकाउंट में पैसे आती है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ 31 अक्टूबर 2023 तक निःशुल्क आवेदन करके उठाया जा सकता है। आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.dbtagriculture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यहां से आप आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। जहाँ इस मौके पर तेजस्वी यादव ने मंच से संबोधित करते हुए भाजपा और पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों में हम बिहार में काम कर रहे हैं। यदि बिहार को स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो फिर भारत के टॉप स्टेट में बिहार जाना जाता, लेकिन अभी तक हमारी इस मांग को केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया है। पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा है कि टूरिज्म के स्तर पर बिहार आगे बढ़ रहा है। जब पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में बहुत सारा काम हुआ है। 2019 में जहां बिहार में आने वाले टूरिस्ट की संख्या 3.5 करोड़ थी, वहीं 2023 में 5.25 करोड़ पहुंच गई है। जहां इतनी भारी तादाद में टूरिस्ट बिहार आए और फिर यहां के बारे में जाना। आने वाले समय में बिहार में टूरिस्टों की संख्या और बढ़ेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जल्द ही हम लोग टूरिस्ट पॉलिसी लाएंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार देश का नंबर 1 जीडीपी स्टेट है। जब कुछ लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं, वह ऐसा काम सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। जब इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, सही बातों को रखना चाहिए। बिहार जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, देश तब तक विकसित नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। जब बिहार भले ही गरीब और फिर पिछड़ा राज्य है, लेकिन बिहार देश का नंबर 1 जीडीपी में है। जब बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी नंबर 1 है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में छात्रवृत्ति के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार के द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाण को अनिवार्य कर दिया है। जहां अगर कोई छात्र बायोमेट्रिक प्रमाण जमा नहीं करता है तो फिर उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। जहां खबर के अनुसार अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान बायोमेट्रिक प्रमाण मांगा गया था, लेकिन राज्य के सैकड़ों विद्यार्थियों ने आवेदन के साथ बायोमेट्रिक प्रमाण नहीं दिया था। आपको बता दें कि फर्जी आवेदकों को रोकने के लिए इस बार बायोमेट्रिक प्रमाण देने का नियम बनाया गया है, लेकिन राज्य के 14,238 छात्रों ने बायोमेट्रिक प्रमाण जमा नहीं किया है। जब अब इनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और इन्हें छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के किसान खेती को पटाने के लिए सिंचाई पाइप की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। खबर के अनुसार राज्य के किसान यानी कि बिहार के किसानों के लिए बिहार सरकार के द्वारा कृषि राज्य यंत्रीकरण योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकार खेती करने में इस्तेमाल होने वाले करीब 108 तरह की चीज़ों के लिए अनुदान दे रही है। जहाँ इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत सिंचाई पाइप HDPP अनुदान 50 रुपये प्रति मीटर की दर से सरकार के द्वारा 50% या फिर अधिकतम 15,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि पानी पटाने वाले मशीन से जो पाइप लेकर के खेत में पानी पटाते हैं, उसी पाइप को लेकर के सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। जहां अगर आप भी किसान हैं और अपने खेत में सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई करने के लिए जो पाइप का इस्तेमाल होता है, वो पाइप आप अनुदान के लिए खरीदने के लिए वो पाइप बिहार सरकार से अनुदान ले सकते हैं, वो भी 15,000 रुपये। अनुदान लेने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। उस वेबसाइट में जाकर के आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा और ये वेबसाइट है www.farmech.bis.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तमाम तैयारियां दावों के बाद भी प्रदेश में यानी कि बिहार में डेंगू के मामले कम होते नहीं दिख रहे हैं। स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 7 दिनों में डेंगू के 2010 मरीज मिल चुके हैं। इसके पहले सितंबर महीने के 30 दिनों में राज्य में यानी कि बिहार में डेंगू के 6,146 मरीज मिले थे। इस वर्ष डेंगू बीमारी के प्रारंभ होने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ ही अन्य श्रेणी के सरकारी अस्पतालों में अलग से डेंगू वार्ड की व्यवस्था की है। जिले के सिविल सर्जनों को नगर निकायों के सहयोग से नियमित फॉगिंग और फिर लार्वा साइट के छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन विभाग की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई है। जब डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू किया तो फिर हर दिन ये नए रिकॉर्ड बनता नजर आया। रविवार को एक बार फिर से प्रदेश में यानी कि बिहार में डेंगू के 286 नए मरीज मिले। इसमें से पटना में 153, वैशाली में 15, सारण में 13, बांका में 13 और भागलपुर में 10 मरीज हैं। दोस्तों जातिगत जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सियासत गर्मा गई है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर के सभी बयानबाजी करते दिख रहे हैं। चाहे वह AIMIM की इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान हो या भाजपा के विजय सिन्हा। इन सब के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष संतोष मांझी ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पर न सिर्फ सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह भी दे डाली है। जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद नीतीश कुमार इसे अपनी जीत कह रही है। इस बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष
मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात है, तो फिर ये हर जगह लागू होना चाहिए। यहाँ आंकड़ों के अनुसार तो नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, या तभी हम मानेंगे इसके पीछे नीतीश कुमार की मंशा अच्छी है। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना में कई गलतियां हैं। उन्होंने कहा है कि 60 से 70% घरों तक गणक नहीं पहुंचे थे। जब उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर डोर टू डोर सर्वे होता तो फिर आंकड़ा सही होता, जब एक जगह पर बैठ करके सर्वे को कर लिया गया है। जब उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग में बहुत माहिर है, जब किसी को SC ST बना देते हैं और फिर वोट के लेने के बाद उसे छोड़ देते हैं। ऐसा काम वह शुरू से ही करते आ रहे हैं। दलित को महादलित बनाए हैं। संतोष मांझी ने कहा है कि जनता सब जानती है, अब बिहार में इनकी चलने वाली नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में अंडे की खपत में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि बिहार में भी इससे अछूता नहीं है। इन दिनों लोग राशन की तरह ही अंडे का भी सेवन कर रहे हैं। वहीं इसकी बढ़ती खपत पोल्ट्री फार्म का धंधा करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अच्छी कमाई भी हो रही है। आज के समय में संडे हो या फिर अंडे, रोज खाओ अंडे अब केवल विज्ञापन का स्लोगन नहीं रहा है, बल्कि अपने सपना पूरा करने का स्लोगन भी बन गया है। बिहार के बेगूसराय के युवा भी लेयर फार्मिंग के क्षेत्र में अग्रसर हैं। लेयर फार्मिंग करने वाले सिंटू सिंह ने बताया है कि कुछ दोस्तों के साथ आंध्र प्रदेश गए थे, जब वहीं लेयर फार्मिंग का आइडिया मिला। इसके बाद मिशन बनाया कि क्यों ना बिहार के लोग अपने ही क्षेत्र राज्य में तैयार अंडा खाएं। जब बेगूसराय जिला के खोदावंदपुर प्रखंड के अंतर्गत मटिहानी गांव में रहने वाले किसान जगदेव सिंह उर्फ सिंटू सिंह ने बताया है कि आंध्र प्रदेश दोस्तों के साथ घूमने गए थे, जहां लेयर फार्मिंग का तरीका और फिर उससे होने वाली कमाई के बारे में जाना। इसके बाद जब बेगूसराय लौट करके आया तो फिर खुद का फार्म बनाने का फैसला किया और फिर 2 साल में 1 करोड़ की लागत से फार्म बन करके तैयार हुआ, जबकि पिछले 6 सालों से अंडे का उत्पादन कर रहे हैं। सिंटू सिंह ने बताया है कि एक चूजा करीब 5 रुपये तक में आता है और इसका वजन 35 ग्राम होता है। जब वही 4 महीने तक चूजों की देखभाल करनी होती है। इस बीच ये 3 किलो तक दाना खा लेते हैं। इसके बाद 16 हफ्तों के अंदर ही चूजा वयस्क होकर के मुर्गी बन जाता है और फिर अंडा देने लगता है। साथ ही बताया है कि एक मुर्गी का अपने 72 हफ्ते के व्यवसायिक जीवन काल में 360 अंडे देती है। सिंटू सिंह ने बताया है कि मेरा 10,000 मुर्गी का फार्म है, जबकि रोजाना 9 से 10,000 रुपये की बीच कमाई होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परिणाम जारी होने से पहले बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने उन अभ्यर्थियों को चेतावनी दी है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान जानबूझकर के गलत प्रमाण पत्र सबमिट किए थे। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि शिक्षक भर्ती के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जाँच में पाया गया है कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे और DV के दौरान सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इससे पता चलता है कि ये जानबूझकर के किया गया था। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया को रोकने का एक कारण ही भी हो सकता है या नहीं, लेकिन ये तय है कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग आज 10 अक्टूबर को BPC TRI रिजल्ट जारी कर सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में करीब 1,70,000 पदों पर भर्ती के लिए 24, 25 और 26 अगस्त 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया था। इस परीक्षा में करीब 6 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चलेगी। जिनको ये लग रहा है कि ये गठबंधन टूट के बिखर जाएगी, वे देखते रहते हैं और फिर देखते रह जाएंगे। हमें देश की जनता से मतलब है। ये बातें मैं नहीं बल्कि वाम दल के नेता सीताराम येचुरी ने कही है। जी हाँ, विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी के एक्शन को लेकर के कहा है कि ये जानबूझ करके विपक्ष को परेशान करने की साजिश है। ईडी का गलत उपयोग किया जा रहा है, इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि कोई आरोप सही है तो फिर एक्शन होना चाहिए। 5,000 से अधिक लोगों पर केस फाइल करो और फिर गिन करके और चुन करके 23 लोगों पर एक्शन लो, ये कहाँ से उचित हो सकता है। इसको लेकर के ज़रूरत होगी तो फिर लालू नीतीश से मुलाकात करेंगे, ये कहना है वाम दल के नेता सीताराम येचुरी का। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में पलायन एक गंभीर समस्या है। जहाँ काम की तलाश में आए दिन लोग दूसरे राज्यों का रुख करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से काम सीख करके बिहार में ही अपना स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं। साथ ही कई लोगों को रोजगार भी देते हैं। जहाँ बिहार के वैशाली के दियारावर्ती राघोपुर निवासी अमित कुमार सिंह भी ऐसे ही व्यक्ति हैं। जहाँ पंजाब में काम सीख करके उन्होंने अपने गांव में ही फैक्ट्री खोल ली, जहाँ वह अच्छी खासी कमाई के साथ ही कुछ लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।
जब बिहार के वैशाली के दियारावर्ती राघोपुर निवासी अमित कुमार सिंह साल 2010 में पंजाब में थे, जब यहाँ उन्हें 12 घंटे काम करने के बाद 30,000 रुपये मिलता था। कोरोना काल में जब वे घर लौटा तो उसने फिर से काम के लिए दूसरे राज्य में नहीं जाने का संकल्प लिया। इसके बाद उसने हाजीपुर के दिग्घी में लोअर हाफ पैंट और टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री खोल ली। फिर उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जहां अमित ने बताया है कि उनके बनाए गए प्रोडक्ट बिहार के कई जिलों के साथ साथ झारखंड तक जाते हैं। जहां अमित ने बताया है कि पंजाब में उनके साथ काम करने वाले लोगों को उन्होंने साथ लिया जो आज उनके स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 1.5 साल पहले अमित ने स्टार्टअप शुरू किया था। जी हाँ, इतने कम समय में ही अमित के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी है। जहाँ इससे वे हर महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं। अमित अपने प्रोडक्ट को वैशाली जिले की लोकल मार्केट सहित मधुबनी, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा और फिर पटना के बाज़ार में सप्लाई करते हैं। जहां अमित ने कहीं से लोन नहीं लिया है, खुद के रुपए से कपड़े का कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आगामी चुनाव को लेकर के सियासी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। जब वही चुनावी माहौल में जारी जाति आधारित गन्ना रिपोर्ट के बाद प्रदेश में अलग ही मांग उठ रही है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब विपक्षी दलों के नेताओं ने जाति आधारित रिपोर्ट पर नीतीश सरकार को घेर रही है, जब वहीं अब उनके सांसद ने भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं। या सीतामढ़ी से जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बिहार सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि वह साहू तेली समाज के संयोजक हैं। जातीय आधारित गन्ना रिपोर्ट में साहू तेली समाज के आंकड़े गलत हैं। जहाँ ऐसी शिकायत उनके समुदाय के लोगों से लगातार मिल रही है। जहाँ उनका आरोप है कि बिना गिनती किए ही रिपोर्ट बना दिया गया है। इसको लेकर के एक कमेटी गठित करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करें। सुनील कुमार पिंटू ने यह बताया है कि तेली साहू समाज की बैठक में फैसला लिया गया है कि हम अपने अपने ब्लॉक में अपने समुदाय की एक टेटेटिव गणना करके सीएम नीतीश कुमार को जानकारी देंगे। दशहरा तक इस काम को पूरा करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मधुबनी में बदमाशों ने करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया है। जहां करीब 50 डकैतों ने शहर घाट में एक व्यवसायी के घर खूनी खेल के दौरान तांडव किया। मामला 12 बजे रात के बाद का है। सोने चांदी के जेवरात लूटने से पहले बदमाशों ने घर के लोगों से अलमारियों की चाबी मांगी। या चाबी देने से इनकार करने पर अपराधियों ने चाकूबाजी शुरू कर दी। इस दौरान परिवार के 5 लोगों को चाकू मार करके जख्मी कर दिया। 20 से 25 की संख्या में बदमाश घर में घुस करके लूटपाट कर रहे थे। जब उतनी संख्या में अपराधी कमरे के बाहर बरामदे में फायरिंग कर रहे थे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।